बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हम जेम्स वैन हॉर्न की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर 15 जो है उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जी। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन उस चैप्टर का है दैट इज Zapata Enterprises is financed by two sources of funds, bonds and common stock. The cost of capital of funds provided by bonds is KI and K is the cost of capital for equity fund. The capital structure consists of B dollars worth of bond and S dollar worth of stock, where the amount represent market values. Compute the overall weighted average cost of capital K naught. तो इस क्वेश्चन में यहाँ उन्होंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने को कहा है और इसको डोनेट किया उन्होंने के ओ से, और हमें कहा गया है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जो एब्रीविएशंस है वो दी गई हैं इंस्टेड ऑफ अमाउंट्स, क्वांटिटी वैल्यूज। तो लेट्स सी हम इसको उसका जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसका ड्रॉ करें तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसका फर्स्ट कॉलम विल बी अबाउट कॉस्ट, फिर वेट्स और वेटेड कॉस्ट। तो हमारे पास दो तरह के जो है यहाँ पर स्टॉक हैं या हमारे पास फाइनेंसिंग मोड जो हैं इस कंपनी में दो तरह के ज़पाटा एंटरप्राइजेस में, एक है बॉन्ड्स और दूसरा है कॉमन स्टॉक। बॉन्ड्स की जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो यहाँ पे गिवन है दैट इज के आई। तो के आई इज द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, ठीक, and K is the cost of capital. So we will write K is the cost of capital. इसको smaller में करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये KE को में कॉमन स्टॉक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। तो हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दिया। अब द थिंग इज वेट्स, कि इनके वेट्स क्या हैं। तो जो हमारी बॉन्ड की रेशो है और इसकी रेशो है हम उसको फाइंड करेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ B डॉलर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड S डॉलर्स ऑफ जो है आपकी जो B डॉलर ऑफ बॉन्ड है और S डॉलर ऑफ इसकी वर्थ है स्टॉक की। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूँ तो आई से कि जो इनकी फाइनेंसिंग है इन बिजनेस दैट इज अबाउट B डॉलर्स बॉन्ड के हैं और ये S डॉलर्स जो हैं आपके कॉमन स्टॉक के, ये फाइनेंसिंग इन डॉलर्स। तो टोटल जो आपके पास अमाउंट आती है दैट इज यानी कि इन दोनों का जो टोटल बनता है या टोटल फाइनेंसिंग जो है हमारे पास वो कहलाएगी B प्लस एस, और जो वेट्स हैं दैट विल बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय B प्लस एस, ठीक है। और इसी तरह कॉमन स्टॉक की जो वेट होगा दैट विल बी S डिवाइडेड बाय B टोटल, मतलब B प्लस एस, ठीक हो गया। और वेटेड कॉस्ट विल बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय, यानी कि जो वेट है B प्लस एस इनटू, यानी इसको और मजीद ब्रैकेट में कर दिया जाए, इनटू के आई, यानी इसी कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है वेट ले लेंगे आपके पास, इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू के ई इंटू एस ओवर बी प्लस एस, ठीक है। तो टोटल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट जिसे हम वैक कहते हैं, वैक विल बी इक्वल टू इन दोनों की एडिशन या इन दोनों के सम से जो है हमारे पास वैक आ जाएगा। सो वैक विल बी इक्वल टू के आई, इसको अगर मैं एक और ब्रैकेट के अंदर ले आऊं, प्लस जो आपका के ई इंटू इट्स वेट। तो ये हमारे पास एब्रीविएशन फॉर्म में आपके पास जो है वैल्यू आती है, वैक आ जाती है, ठीक है। आप इसको अगर अपनी
फॉर्म जो आपकी इक्वेशन फॉर्म है उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको बेसिकली एब्रीविएशंस के साथ ये करने को कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। They assume that B in problem 1 is 3 million and S in 7 million. The bonds have 14% yield to maturity and the stock is expected to pay 5 lakh in dividend this year. The growth rate of dividend has been 11% is expected to continue at the same rate. Find the cost of capital if corporation tax rate on income is 40%. तो हम इस पे ये क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम वही मेथड अपना जो टेबल है पीछे से ले आते हैं और अब यहाँ पर हम इनको जो भी हमारे पास डाटा है वो इसमें फिल आउट करते हैं। अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो ये कह रहे हैं बी इज 3 मिलियन, जो फाइनेंसिंग है एज्यूम दैट बी जो है इट विल बी 3 मिलियन। तो ये इन मिलियंस है या इन डॉलर्स कर लेते हैं। ठीक है, 3 मिलियन आपका बी है और एस कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू 7 मिलियन। तो इनका टोटल हो जाएगा मतलब बी प्लस एट विल बी 10 मिलियन। ठीक है, अब आगे इनकी कॉस्ट। द बॉन्ड है 14% यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जो YTM है आपका बॉन्ड का दैट इज 14%, बट हमें जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड हमें लेनी होती है, पे लिख देती हूँ, मतलब KI मतलब कि कॉस्ट ऑफ जो बॉन्ड है इट्स ऑलवेज बी इक्वल टू जो भी आपका डेट कॉस्ट है या YTM है इस पे आप लेंगे, इसको हमेशा टैक्स इफेक्ट से नील करेंगे, टैक्स इफेक्ट इसका माइनस करेंगे। तो टैक्स रेट के साथ जो है हम इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो YTM है यहाँ पे दैट इज 14%। तो वी कैन से 0.14 इंटू 1 माइनस 0 पॉइंट आपका जो टैक्स रेट है दैट इज 40%, तो 0.40। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 8.4%। 8.4% या 0.084 हमारे पास आंसर आएगा और ये 8.4% आपकी जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स है या कॉस्ट ऑफ डेट जो आपकी है इस क्वेश्चन की है, इस कंपनी की है, दैट इज 8.4%। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन स्टॉक की कॉस्ट यानी कि KE किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमें कॉमन स्टॉक की कॉस्ट तो नहीं दी गई, बट वी कैन कैलकुलेट थ्रू स्टॉक की एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है डिविडेंड की और ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो गॉर्डन मेथड या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू, जिसे हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, तो उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, दैट विल बी KE will be equal to, ये हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं, KE will be equal to डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है हमारे पास दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे आप इसकी वैल्यू से। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कॉमन स्टॉक की फाइनेंसिंग दैट इज 7 मिलियन। ओके, और इसमें प्लस कर देंगे हम ग्रोथ रेट, और जो हमारा ग्रोथ रेट है यहाँ पे दैट इज डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 11% एट द सेम रेट, और ये रेट भी हमारा सेम रहेगा। तो हमारा जो इसका आंसर आता है दैट विल बी 18.14। इसका आंसर है हमारे पास 18.14%। तो 18% बल्कि 18.14% जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक रेज हो रही है। तो अब हम इनके वेट्स काउंट कर लेंगे। तो वेट विल बी इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 10 एंड 18.14 divided by 10. So what will be the weights? 3 divided by 10 equal to 0.3. और इसी तरह यहाँ पे 7 divided by 10 will be equal to 0.7. तो हमारे पास वेट्स भी आ गए। अब इनकी कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8.4 will be multiplied by 0.3, इसको यूं कर सकते हैं 0.084
मल्टीप्लाई बाय 0.3 विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.0252 एंड 0.12698 जो कि विल बी इक्वल टू 0.1 अबाउट 15, तो 0.15 समथिंग, ठीक है। तो इट विल बी, इसको हम करेंगे हमारे पास 15.22% हमारे पास जो है हमारे पास वैक आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और आप इसको इस इक्वेशन में भी तमाम वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर लें, तो तब भी आपके पास सेम वैल्यू, सेम जो है इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on January 1st, 2001, International Copy Machine, one of the favorite stock market, was priced at $300 per share. The price was based on expected dividend at the end of year of $3 per share and expected growth rate in dividend of 20% into future. By January 2012, economic indicators have turned down and investors have raised their estimate for future dividend growth of ICOM downward to 15%. What should be the price of the common stock in January 2012? The first part is हमें common stock की price assume करनी है क्या है और उसका तरीकेकार क्या है। assume the following, क्योंकि हमें ये करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अ कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल इज रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे ऑफ द मार्केट वैल्यूज आइकॉन। तो एक तो हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, हम उससे वैल्यूएशन करेंगे। बी द फर्म डज नॉट चेंज द रिस्क कंप्लेक्शन ऑफ इट्स एसेट नॉट इट्स फाइनेंशियल लेवरेज देन, एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ, अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड चेंज हो तो फिर देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इक्वल टू द वैल्यूएशन। हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड एन के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि हमें अवेलेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं 2001 में, इन 2001 जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसका क्या रेट निकल रहा है, बस 300, जो प्राइस है कंपनी के शेयर की वो $300 है, तो हम $300 लिखते हैं। एंड द प्राइस ऑफ जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है दैट $3 और 20% ग्रोथ रेट है फ्यूचर का इन 2001। तो जनवरी 2001 में हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है दैट इज 21%। हम इसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यूज करेंगे, ओके। और जनवरी 2 में जनवरी 2012 में हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यूएशन है, प्राइस है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक, वो फाइंड करेंगे। लेकिन अब वो इंडिकेटर्स कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जो डिविडेंड ग्रोथ है वो 15% पर है। ये
अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 57.50 इस स्टॉक की वैल्यू आ रही है। एंड नाउ ही इज आस्किंग, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये भी गिवन है कि अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ 2012 में इन्होंने कहा 3.45 ऑलरेडी गिवन है पार्ट सी में, तो वो हम यहाँ वहाँ से डायरेक्ट डाटा लेके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। KFR Stores has launched an expansion program that should result in saturation of the Bay Area marketing region of California in 6 years. As a result, the company is predicting a growth in earning of 12% for the 3 years and 6% for the fourth next years. ये आपके पास ये growth rate भी आ गया। After which it expect constant earning forever. अब जो constant earning है इसका मतलब 0% earning हो रही है, 0 ग्रोथ रेट पर हो रही है, ठीक है। अब फॉर एवर की जो अर्निंग ग्रोथ रेट है वो 0 है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द एनुअल डिविडेंड पर शेयर मोस्ट रिसेंटली $2 in keeping with the growth pattern. Currently the market price of the stock is $2 per share. अब यहाँ पे हमें $2 जो है ऑलरेडी बता दिया कि ये इस साल का स्टॉक डिविडेंड है, और नेक्स्ट हमें अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो देखते हैं क्या है। और जो मार्केट प्राइस अभी जो जिस पे सेल हो रहा है वो 25% है। एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और हम इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले अपने डिविडेंड्स लेंगे जो हमारी अब डिविडेंड ग्रोथ है, और उसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, एक कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल था, एक दूसरा ग्रोथ मॉडल था डिविडेंड ग्रोथ यानी अनकांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, उसमें हम डिफरेंट ग्रोथ रेट से हम इसको अलग अलग इसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एट 12% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और उससे फिर हम इसकी उसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके अब इस पे जो रेट है रिक्वायर्ड रेट वो कौन सा होगा, क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड रेट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करनी है, तो हम इस पे कोई 2 रेट लेंगे और वो 2 रेट्स लेकर हम इसे कैलकुलेशंस करेंगे। जो ग्रोथ लेनी है वो आप देख रहे हैं कि पहले 3 इयर्स हमने 12% ग्रोथ रेट था वो लिया, फिर 2.810 हमारे पास थर्ड ईयर का जो था उसको उधर से डिविडेंड लेके हम 6% पे 3 ईयर मोर ग्रोथ करेंगे। 6 ईयर की अभी हम ग्रोथ नहीं देखेंगे, 5th ईयर तक हमारी ये ग्रोथ आ जाती है इस तरह से, क्योंकि 6 ईयर से आगे फॉर एवर है तो हम अलग फार्मूला लगाएंगे। फिर 2 रेट्स में हम इसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे। एक रेट में अज्यूम करती हूँ 12% और उसकी कैलकुलेशन के बाद मैं दूसरे रेट से भी आई विल ट्राई के ये कैलकुलेशंस देखते हैं कैसे होती हैं। में कंपेयर करना है कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकले वो हमारी $25 से जो है उससे एक बिगर वैल्यू चाहिए और एक हमें उससे लोअर वैल्यू चाहिए। तो अब हमने ये रेट्स ले लिए हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से मैंने ये वैल्यूज ले ली हैं और इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी हमारे डिविडेंड्स पर शेयर को। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाती हैं 5 ईयर्स तक की, ठीक है। 5 ईयर्स की मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है तमाम डिविडेंड्स की, और अब हमें ये हम इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तमाम डिविडेंड्स की, लेकिन उससे पहले हमें 6th ईयर के डिविडेंड की जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 6th ईयर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू दैट इज हमें 5th ईयर का रेट लेना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है और उससे जो है कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है स्टॉक की 27.89 आ रही है। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिक्स ईयर पे जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड था हमने वो लिया और उस पर 5th ईयर से कैलकुलेशंस की 12% पे, क्योंकि हम 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा रहे हैं। तो हमारे पास आ गई 27.89। अब इसको हम लेके इसकी प्रेजेंट वैल्यू 12% पे कैलकुलेट करेंगे। हम एज्यूम करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, तो हमारी जो 12% पे 5th ईयर पे
जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है दैट इज 15. और अब हम इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट कर लेंगे। इन सब प्रेजेंट वैल्यूज़ को, डिविडेंड की जितनी प्रेजेंट वैल्यूज़ आई हैं उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 25.5 समथिंग। एंड ये वैल्यू हमारी 25 पर शेयर से स्लाइटली बिगर है, स्लाइटली लार्जर है, तो हमें अब इससे कम वैल्यू चाहिए। हमें अब इससे कम वैल्यू चाहिए, तो इसको कम वैल्यू लेने के लिए हमें जो अपने रेट को इन्हेंस करना पड़ेगा। तो 12% से बढ़ाते हैं, तो मैं स्लाइटली इस रेट को इंक्रीज करती हूँ 13% पे। और अब सेम सारा प्रोसीजर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यूज को 13% पे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास ये वैल्यूज कुछ इस तरह आ जाती है। टेबल से मैंने वैल्यूज ले ली और उन्हें डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। सेम पैटर्न पे जैसे हमने 6th ईयर का किया, वैसे सेम पैटर्न पे अब हम 13% से भी 6th ईयर की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये हमारे पास आ जाती है 13.976 प्रेजेंट वैल्यू 6th ईयर से फॉर एवर, जो हमारा कांस्टेंट रेट है, क्योंकि इक्विटी तो भी बढ़ रही है ना, 6th ईयर के बाद भी बढ़ेगी, तो हमारा ये कांस्टेंट रेट लगा के हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ जीरो याद रखिएगा, जीरो इसलिए लगाए क्योंकि रेट आगे बढ़ नहीं रहा। अब दोबारा इन प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 25 से कम वैल्यू आएगी और इट विल बी 23.4118। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 13% पे। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 25 से एक लो है, एक अबव है। हम इधर लगाएंगे इंटरपोलेशन का मेथड। इंटरपोलेशन के थ्रू हमने इस रेट को फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास जो आ रही है दैट इज 12.24%। थ्रू इंटरपोलेशन हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लिया है, दैट इज 12.24%। तो ये मॉडल आप पहले भी पढ़ चुकी हैं अपनी जो आपकी चैप्टर आपने रिक्वायर्ड रेट जहाँ फाइंड किए थे, तो इसी मॉडल के थ्रू हम स्टॉक के डिविडेंड के रेट के लिए करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, द मेंक्स कंपनी वाज रिसेंटली फॉर्म्ड और ये उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर मॉडल गिवन है, डिबेंचर, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, टोटल जो उसका कैपिटल है वो 16 मिलियन का है। और व्हाट ही वाज आस्किंग, कह रहे हमारा टैक्स मार्जिनल टैक्स रेट 40% है जिसकी ब्रैकेट में आते हैं, और इस कंपनी की जो पब्लिकली स्टडी की गई है एक, उससे पता चलता है इस कंपनी का जो इक्विटी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी है वो 17% है। मतलब यहाँ पे आपको कॉमन स्टॉक का कॉस्ट बता दी गई है। और ये जो इन्होंने जिस मेथड से कैलकुलेट किया है कैपएम मेथड है, ठीक है, कैपएम मेथड से इक्विटी फाइंड किया है। और इस कंपनी की जो डेट की यील्डिंग है, डेट यील्डिंग वो 13% है। और प्रेफर्ड स्टॉक की जो कॉस्ट है, यील्ड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक 12% है। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ डेट भी गिवन है और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस आफ्टर टैक्स हमें कॉस्ट देखनी है डेट की, और हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे डेट की और इसको टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तमाम वैल्यूज़ को उनकी जगह पे, डेट की कॉस्ट है 13 और उस पर जब टैक्स इफेक्ट हमने बेनिफिट लिया तो 7.8 हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। कॉमन स्टॉक की 17 एज इट इज़ आ जाएगी और प्रेफर्ड स्टॉक की 12 भी एज इट इज़ आ जाएगी। जो वेट्स हैं हमारे दैट इज इक्वल टू 6 मिलियन डिवाइड बाई 16 मिलियन। तो हम हर वेट को जो है ले लेंगे, तो हमारे पास ये वेट्स आ जाते हैं 0.37, यानी कि 37% डिबेंचर डेट है हमारा, 12% प्रेफर्ड स्टॉक है और कॉमन स्टॉक हमारे पास 50% है। ये हमने इनको रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर लिया, इनके वेट्स ले लिए हैं और अब इनको हम वेट्स के कॉस्ट के साथ जो है इनकी जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इनकी कॉस्ट आ जाती है और उनको जब एग्रीगेट करते हैं, प्लस करते हैं तीनों को, तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक फाइंड हो जाता है, दैट इज 12%।
तो अब हमारे पास ये मेथड है लैग फाइंड करने का। नेक्स्ट इज आर बार एम रैंच इज मोन्टाना, और ये एक बार्न परचेज करना चाह रहे हैं, एक हट है उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको परचेज करने के लिए इनिशियली 6 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 6 लाख इनिशियल कैश आउटफ्लो है, और बार्न जो है उसकी वजह से इन्हें सालाना जो सेविंग होगी वो 90,000 होगी इनडेफिनेट टाइम पीरियड, मतलब लंबे अरसे के लिए इंडेफिनेट टाइम पीरियड है। प्रैक्टिकल पर्पस मतलब ये आपकी एक तरह की परपेचुटी है, क्योंकि फॉर एवर है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो ये 90,000 आपकी परपेचुटी होगी फॉर एवर। द रेंच विच इज इनकॉर्पोरेटेड, ये पब्लिक मार्केट में जो है जो स्टॉक की जो कॉस्ट है हैज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.5%, और इस प्रोजेक्ट के लिए मार्क ओविस जो है ये प्रेसिडेंट है, जो ये 2 लाख की डेट इशू करना चाह रहा है। डेट इशू ये 2 लाख का करना चाह रहा है, और 2 लाख की जो है ये न्यू इसकी स्टॉक इशू करना चाह रहा है। टोटल 6 लाख इसे रिक्वायर्ड है। 2 लाख का डेट इशू करेगा, 2 लाख का स्टॉक इशू करेगा, कॉमन स्टॉक, और बाकी जो इसके 2 लाख रह जाते हैं ये रिटेन अर्निंग जो इसके पास सेविंग्स, वहाँ से ये इसको रिकवर करेगा, वहाँ से 2 लाख लेगा और अपनी टोटल 6 लाख की फाइनेंसिंग कर सकता है। ये इसने अपना प्लान बनाया। जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द आफ्टर टैक्स फ्लोटेशन कॉस्ट, पहले फ्लोटेशन कॉस्ट देख लेते हैं क्या होती है। आप डेट इशू करें या स्टॉक इशू करें तो कंपनी को कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्टॉक इशू करने के लिए, डेट इशू करने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी, लीगल फ़ी, अंडरराइटिंग चार्जेस, इस तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें यहाँ पे शो करना होता है। तो उसे इसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट है यहाँ पे इस कंपनी की वो 2% है, जबकि जो कॉमन स्टॉक की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 15% है। तो हमें वो इफेक्ट भी यहाँ से लेस करना है। ये कॉस्ट हमें हमारे जो बेनिफिट है उसको कम कर देती है। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी फाइंड करें। अगर हम इस प्रोजेक्ट की फ्लोटेशन कॉस्ट को भी कैलकुलेट करें तो उसके बाद क्या आती है, और क्या हमें इस बॉन्ड को परचेज करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम फ्लोटेशन कॉस्ट देख लेते हैं। 2 लाख का अगर डेट इशू करते हैं उस पर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4,000 की इसका मतलब कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है डेट इशू करने के लिए, और स्टॉक इशू करने के लिए हमें 30,000 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। तो टोटल जो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है दोनों को ऐड करके वो 34,000 की है। 34,000 कंपनी को जो है वो कॉस्ट इशू करनी पड़ेगी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब ये कॉस्ट है और इसके साथ इसका नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, अब हम वो देखते हैं। बेनिफिट उसको हो रहा है भाई 90,000 का, 90,000 और वो भी इंडेफिनिट पीरियड। 6 लाख लगा रहा है और साल में उसको फॉर एग्जांपल एनुअल इंक्रीमेंट उसे 90,000 आ रहा है। तो हम 19,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनफ्लोज को की प्रेजेंट वैल्यू से आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो इनफ्लो है हमारे पास 90,000, और क्योंकि ये परपेचुटी है तो हम इसे फिर 14.5% जो इक्विटी कॉस्ट है उस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है 6,20,000 एंड समथिंग। तो हमारी जो आउटफ्लो है वो 6 लाख है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से आउटफ्लो को माइनस किया तो हमारे पास 20,689 का जो है ये पॉजिटिव आ रही है। सो इट मीन्स अगर हमारी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है। बट वी कैन नॉट इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट। हम फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के लिए हमें फाइनेंसिंग करनी पड़ी और उस फाइनेंसिंग पे एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हम उसको भी यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। इसे एडजस्टेड भी कह सकते हैं एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट को यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 34,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 13,310। ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट की इफेक्ट के बाद, तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, दिस प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस ही होगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हमारी कॉस्ट जो हमें इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, हाँ अगर ये फ्लोटेशन कॉस्ट ना बियर करनी पड़ती
और हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से इस बॉन्ड को ही परचेज करते, न्यू इशू ना करना पड़ता, तो फिर हमें प्रॉफिट होता है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो हम फिर इसको एक्सेप्ट कर सकते थे। बट इन द केस हमें ये न्यू इशू करने पड़ रहे हैं स्टॉक और डेट, और उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्न एंड सिटवेल जो है ये इनकी ऑयल कंपनी, ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है, और ये अपने डिफरेंट बिजनेस के अंदर जो है एक नए बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, और वो उसकी एक्सपर्टीज और इंजीनियरिंग स्टाफ को उन्होंने इंगेज किया है, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज आउटले रिक्वायर्ड इन गेट इनटू द बिजनेस, मैनेजमेंट इज कंसर्न दैट कॉर्न एंड सिटवेल अर्न अ proper return. Since the venture is believed to be sufficiently different from the company's existing operation, management feels that a required rate of return other than the company present value should be employed. The financial manager staff has identified several companies with the capital structure. मुख्तलिफ कंपनीज को ये कैपिटल स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी किया है, और ये देख रहे हैं कि इनको सेम ही कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ मिल जाए, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी भी हो, तो वहाँ उसको ये देखेंगे। तो ओवर ड्यू लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल से देखें तो जो बीटा है कंपनी का, मीडियन बीटा कंपैरिजन करने से जो आ रहा है दैट इज 1.28, हमें बीटा मिल गया कंपनी का given है, and staff believe that 18% is a reasonable estimate of a average return on a stock. स्टॉक के ऊपर जो एवरेज रिटर्न आ रहा है, जो हमें एक एवरेजली मार्केट में मिल जाता है, दैट इज 18%, जबकि रिस्क फ्री रेट जो हमें मार्केट में अवेलेबल है दैट इज 12%। अब फाइनेंस क्या कंपनी को करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, अगर वो 40% डेट लेता है और 60% इक्विटी लेता है, ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो, जबकि टैक्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 8% है। तो सबसे पहले तो हमें कहा जा रहा है कि आप अपने कैपम मॉडल से रिक्वायर्ड रेट फाइंड करें इस प्रोजेक्ट का। तो पहले कैपम मॉडल से हम इक्विटी का रेट फाइंड करते हैं और उसमें वैक ऐड कर लेंगे। इक्विटी का हमारा रेट कैपम मॉडल के थ्रू 12% आपके पास जी आपका रिस्क फ्री रेट है, 18% रिक्वायर्ड रेट मार्केट रेट है जो अवेलेबल है, और बीटा अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 19.68% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमें गिवन है 8%। तो हम वैक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी परसेंटेज से इनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैक आ रहा है इस प्रोजेक्ट का वो 15%। हमें इस प्रोजेक्ट का वेटेड एवरेज कॉस्ट जो हमें बियर करनी पड़ रही है दैट इज 15%, और ये एनालिसिस कैपम मॉडल की अप्रोच पे बेस कर रहा है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि कंपनी को जो है रियलिस्टिक एस्टिमेट क्या मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के, कि ये जो 15% कॉस्ट है रियलिस्टिक है। तो हम बेसिकली अप्रोच यूज़ करें कैपम मॉडल। कैपम अप्रोच जो है ये बेस कर रही है 3 चीज़ों पे। एक ही अनसिस्टमेटिक रिस्क को इम्पोर्टेंस नहीं देती। कैपम अप्रोच कहते हैं कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपनी को अपना रिस्क डाइवर्स करके रखना चाहिए। अगर कंपनी ने अच्छे से डाइवर्स किया हुआ है अपना रिस्क, तो वाकई ये अप्रोच वो उसमें इम्पोर्टेंस नहीं होती उसकी रिस्क की। अगर वो अच्छे से डिवर्स नहीं करती तो फिर हमें ये अप्रोच वीकन लगती है, ठीक है, कमज़ोर है ये अप्रोच फिर उस सिनेरियो में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बीटा कैलकुलेट हुआ हुआ है, जो कंपनी का बीटा कैरेक्टरिस्टिक लाइन से फाइंड किया हुआ है, ये गुड सरोगेट है, ये अच्छे से कैलकुलेट किया, और ये ट्रू पिक्चर कंपनी की जो पोजीशन है वो शो कर रहा है मार्केट में, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क का जो ठीक से जो इवेल्युएशन है वो यहाँ हुई हुई है, अगर नहीं हुई हुई तो भी ये मॉडल फिर हमें वीकन कमजोर कर देगा, ठीक है। दूसरा पिलर तो ये हो गया। थर्ड पिलर इज इसका रिस्क फ्री रेट। जो रिस्क फ्री रेट है क्या ये भी रियलिस्टिक है, क्या मार्केट में वाकई रिस्क फ्री रेट 12% है, कहीं ये डिफर तो नहीं कर रहा। तो ये 3 चीज़ों पे मॉडल बेस कर रहा है। अगर ये 3 एग्जम्पशंस आपकी पूरी उतरती हैं मार्केट पे, आपके सिनेरियो पे, आपके प्रोजेक्ट पे, तो कैपम ये अप्रोच रियलिस्टिक अप्रोच है, और 19.68% एक रियलिस्टिक रिक्वायर्ड रेट है, ये एस्टिमेट रियलिस्टिक है। अगर ये प्रोजेक्ट पे पूरी नहीं उतरती तो फिर हमें इशू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आस्किला शुगर कंपनी जो है वो S&P से 500 का जो उसका रिक्वायर्ड रेट ले रही है वो 15% है, तो ये इसका मार्केट जो रेट है
वो ले रही है कैपम अप्रोच के थ्रू, ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री रेट ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और इसका जो रेट होता है वो मार्केट में इंटरेस्ट फ्री होता है। तो ये जो हमें मिल रहा है दैट इज अबाउट एवरेज 10% है इसका। कंपनी एक नई प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना चाह रही है जो कि आलमंड्स का बिजनेस है और इसमें पहले कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब कंपनीज डिफरेंट कंपनीज को जो अस्कोटा कंपनी है एक्सोटा, ये डिफरेंट कंपनीज को विजिट कर रही है जिनका थोड़ा बहुत आलमंड या नट्स का बिजनेस है और उनके बीटास को चेक करके देख रही है कि इस प्रोजेक्ट का बीटा क्या होगा, उसको एस्टिमेट कर रही है। तो स्कोटा ने एक एवरेज बीटा एस्टिमेट किया कंपनी का, वो कह रही है कि ये बीटा 1.10 हो सकता है बिजनेस का ना, जो हम आलमंड का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वंस ये जो ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे जब बिजनेस के, ये तो एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड है, तो ये इस बात के चांसेस हैं, अनसर्टेनिटी है कि ये बीटा डिफरेंट हो सकता है 1.10 से ज़्यादा हो या कम हो। ये जो चांसेस हैं इस पे एक टेबल बनाया है इन्होंने, लेकिन इस बीटा में एक अजम्पशन ये दी है इन्होंने कि कंपनी जितनी भी कंपनीज है ये इक्विटी फाइनेंस्ड, डेट फाइनेंसिंग नहीं करती, ठीक है। तो अब हम जो अगर बीटास देखते हैं इनके, ठीक है, तो देर इज अ चांस डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी की 20% चांस है कि बीटा 1 हो, वो जब काम शुरू हो बिजनेस स्टार्ट हो तो पता चलता है बीटा 1 निकले। हो सकता है देयर इज अ चांस कि 30% चांस है 1.10 बीटा हो, या फर्दर 20% चांस है कि 1.20 बीटा हो, और फर्दर 20% चांस है 1.30 बीटा हो, 10% चांस है बीटा 1.40 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट बीटाज हमें दिए हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग द मोड एवरेज बीटा ऑफ 1.10। अगर हम बीटा 1.10 लें तो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि हम इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो हमें इक्विटी का ही रिक्वायर्ड रेट लेना है और कैपम मॉडल से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें उसकी तमाम गिवन है इंफॉर्मेशन, रिस्क फ्री रेट, रिक्वायर्ड रेट और बीटा, तो हम फाइंड कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट हमें चाहिए व्हाट इज द रेंज ऑफ रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न। तो रेंज मींस कि हमें एक अबव वैल्यू चाहिए और एक बिलो, मतलब हमारे जो बीटाज हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1.40 है, तो मैक्सिमम पे हम चेक करेंगे रिक्वायर्ड रेट क्या है और मिनिमम पे भी हम चेक करेंगे हमारा रिक्वायर्ड रेट क्या है। तो मिनिमम हमारे पास जो बीटा है वो 1 है, तो 1 पे भी हम रिक्वायर्ड, ये हमारा रेंज हो जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। तो अब हम मैक्सिमम पे और मिनिमम पे रिक्वायर्ड रेट चेक करते हैं। तो मिनिमम हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है 1 बीटा पे वो 15% कैलकुलेट हो रहा है और जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेट है दैट इज 17%। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो व्हाट विल वी डू, हम इस टेबल को यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास जो बीटाज हैं हम हर बीटा का के अगेंस्ट उसका रिक्वायर्ड रेट फाइंड करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप रिटर्न के चैप्टर में आपने किया था रिटर्न फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, वैसे ही आप इसको इस टेबल को हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं, एज यू फील इजी। अब हम यहाँ पे हर जो कुछ बीटास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं रिक्वायर्ड रेट्स मुख्तलिफ बीटास पे। 1 पे हमारा रिक्वायर्ड रेट है 15.5, तो आई वुड राइट 0.15 एंड मिनिमम हमारा जो रेट था वो 1 पे 1.10 पे 15.5 था, जो 1 पे था वो 15% था। 1.20 पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, 1.30 पे भी नहीं किया, और मैक्सिमम जो हमारा 1.40 पे रेट आया था रिक्वायर्ड रिटर्न दैट वाज 0.17। अब 1.2 और 1.3 पे हम रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट कर लेते हैं सिमिलर मेथड से। तो हमारे पास जो 1.20 पे आया वो 16% आया और 1.30 पे जो रेट आया दैट इज 16.5%। इसको भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न्स आ गए। इनको जब हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे तो दैट विल बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न। So required rate will be multiplied with probability.
यहाँ मैं एक कॉलम बना लेती हूँ जहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को एक नेम दे दूँ P का और रिक्वायर्ड रिटर्न को नेम दे दूँ R का, तो आपको यहाँ इजी हो जाएगा ये देखना है कि P इंटू R, ये कॉलम का जो नेम होगा P इंटू R होगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने आपकी इजीनेस के लिए इसको दूसरे वे में कर दिया इस मॉडल को, और ये मैंने तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को इनके रिस्पेक्टिव बीट जो रिक्वायर्ड रिटर्न्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब हमारे पास जो है एक टेबल बन गया है। अब हम इन तमाम रिक्वायर्ड रिटर्न मल्टीप्लाई किए प्रोबेबिलिटी से, इनको हम सम कर लेंगे और इन सब का जो प्लस होगा, जो सम होगा, एग्रीगेट होगा, वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो हम इनको सम कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी इक्वल टू 0.1585, यानी कि अबाउट 15.85%। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर हमारे ये बीटा होते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा एक, यानी ये मीन वैल्यू है बेटा, ये एवरेज या मीन वैल्यू आप समझ सकते हैं। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हों तो हम एवरेज या मीन वैल्यू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एबल एल्बा जो है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इनको डिफरेंट कैश फ्लोज दे रहा है। 0 पीरियड पे जो 4 लाख की आउटफ्लो है, और फिर 4 साल तक कुछ आउट इनफ्लोज हैं। रिस्क फ्री रेट जो है वो 8% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एंड मैनेजमेंट का जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है, जो उन्हें लगता है कि ये रेट हमारा रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 15%। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो डियर, इसको करने के लिए हमें, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का आपको पता है 4 मेथड होते हैं: नेट प्रेजेंट वैल्यू, पेबैक पीरियड, IRR एंड आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हम चारों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें डिसीजन देना है। तो सबसे फेमस जो मेथड है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू से मैं इन जितनी भी कैश फ्लोज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, जो कि इनका रिक्वायर्ड रेट 15% है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। हम इस पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसको उसके आउटफ्लो से माइनस करते हैं। तो ये मैंने टेबल से वैल्यूज़ ले ली हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, और 4 लाख जब इसमें मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास इसकी NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वी विल इन्वेस्ट इन इट। अगर ये नेगेटिव हुई तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्लस करके मैंने जब 4 लाख इनमें माइनस किया तो मेरा जो एक्यूरेट कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है दैट इज 19,973, और वो भी नेगेटिव में। तो मेरी NPV जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेगेटिव में आ रही है। इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट या एबल अल्बा को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। ठीक हो गया, ये रीज़न हमने दे दिया। हम इस मेथड को डिफरेंट से भी कर सकते हैं। अब मैं एक दफ़ा इसको IRR के मेथड से भी आपको करके दिखाती हूँ। IRR में हम क्या करेंगे, इन्हीं कैश फ्लोज को दो जो है एज्यूम्ड रेट्स के साथ हम इनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फिर इंटरपोलेशन करेंगे। तो मैं जो दो रेट्स एज्यूम कर रही हूँ उसमें एक मेरा स्मॉलर रेट में 12% एज्यूम कर रही हूँ, और एक रेट में 17% एज्यूम कर रही हूँ, और उस पे मैंने रेट्स ले लिए, उनकी प्रेजेंट वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली मल्टीप्लाई करके, और इनका जो सम आ रहा है 12% पे जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4,13,000 समथिंग, एंड 17% पे 3,59,000 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज आ रही हैं। और अब हम इनकी इंटरपोलेशन कर लेते हैं। तो इंटरपोलेशन से जो इंटरपोलेटेड IRR निकल रहा है, रेट आ रहा है, दैट इज़ 12.15%। डिसीजन कैसे करेंगे, जो इनका रिक्वायर्ड रेट है अगर ये इससे कम है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट है 15%, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये रेट क्योंकि
15% से बिलो है तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, वी शुड रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। हमें ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास कंपनी है टोटली टम्बलर ट्यूब और उसके पास कुछ कैश कुछ उसके पास जो है ना रिस्क कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल्स हैं, ठीक है, कुछ प्रपोजल्स हैं और उनके कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर वो इनमें इन्वेस्ट करता है तो उसके जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट, उसने नेट प्रेजेंट वैल्यूज भी एक्सेप्ट यानी रिटर्न जो है वो भी मालूम है कि ये इसकी प्रेजेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद ये उसका जो है रिस्क है उन प्रोजेक्ट्स का। तो अब वो डिसाइड करना चाह रहा है कि मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ, या हमें उसे एडवाइस करना है विच प्रोजेक्ट या विच कॉम्बिनेशन इज डिजायरेबल फॉर हिम, और प्रपोजल को कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रपोजल को रिजेक्ट करना है। तो लेट्स सी, हम इसका देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा अपने चैप्टर जो रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर देखा था, उसके अंदर हमने देखा हमारे पास जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या डिफरेंट हमारे पास जब एसेट्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न पे या उसके रिस्क पे लोनली हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें अलग अलग नहीं बता सकते। तो हमें एक वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जिसे रिलेटिव रिस्क मेजरमेंट भी कहते हैं या रिलेटिव रिटर्न मेजरमेंट भी कहते हैं। तो रिस्क और रिटर्न के मुताबिक हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। हम दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे हर कॉम्बिनेशन का, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट या मीन वैल्यू के या रिक्वायर्ड रेट के ऊपर आप जब अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास रिलेटिव रिस्क आ जाता है। तो हमारा जो रिलेटिव रिस्क है वो ये गिवन है। अब जो रिलेटिव रिस्क सीवी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका लो होता है, अच्छा अब इस पे क्वेश्चन है किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट। दिस विल बी बेस्ड ऑन जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्क प्रेफरेंस क्या है, क्या वो रिस्क टेकर है या रिस्क एवर्स है। तो आई एम अज्यूमिंग अगर कंपनी का जो इन्वेस्टर है ये रिस्क एवर्स है तो वो क्या प्रेफर करेगा, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एक्सेप्ट करेगा और हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को रिजेक्ट करेगा। अगर आप देखिए प्रोजेक्ट 1, 2 और 3 के अंदर तो लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास 0.76 का होता है, तो ही विल एक्सेप्ट दैट, और 0.75 को एक्सेप्ट कर सकता है वो कॉम्बिनेशन को। और अगर हायर की बात करें तो 1.05 सेकेंड प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेगा, या अगर कॉम्बिनेशन जो 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन है उस पर भी उसका हाईएस्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है इन केस के रिस्क एवर्स। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि आप एक ट्रक परचेज करना चाहते हैं, जो 30,000 का कंपनी एक ट्रक परचेज करना चाह रही है, और अगर वो परचेज करते हैं तो उससे उन्हें 10,000 की सेविंग होती है हर साल, एनुअल सेविंग्स होंगी, कैश फ्लोज होंगी और 6 साल तक ये सेविंग्स चलेंगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इसके अंदर, इक्विटी कैपिटल जो है वो 16% है, और कंपनी जो इस प्रोजेक्ट को 60% डेट से भी फाइनेंस करना चाह रही है। 60% डेट से ये फाइनेंस करना चाह रही है, 12% वो डेट जो है इंटरेस्ट बेरिंग होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इक्वल होंगी। तो प्रिंसिपल जो उसको इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एनुटी के फॉर्मूला से। फ्लोटेशन जो कॉस्ट है दैट विल बी जो इस क्वेश्चन में है वो 1000 है, और कंपनी 30% टैक्स ब्रैकेट में आती है। फाइंड हमने क्या करना है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस प्रोजेक्ट की, और हमें ये बताना है कि एक्सेप्ट करें कि ना करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें एडजस्टेड अगर चाहिए तो हमें इसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है डेट इशू करने से उसको भी इनरोल करना है, टैक्स बेनिफिट को भी लेना है, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ये इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स कितना, डेट कितना ले रही है कंपनी। तो डेट 18,000 ले रही है, वो कैसे कि 30,000 का उसका जो ट्रक है वो आना है, टोटल फाइनेंसिंग उसे 30,000 चाहिए, और उसमें से 60% जो है वो डेट फाइनेंसिंग कर रही है। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60% से, 0.06 से, सॉरी 0.6 से, तो हमारे पास 18,000 आता है। और इसी वैल्यूज को लेकर हम जब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी लगाएंगे और फिर हम वहां से उसकी आर फाइंड करके पेमेंट्स फाइंड करते हैं। तो पेमेंट मेरे पास आ रही है 3,000, तो हम 3,000 के वक्फे से ये इसको डीमोरलाइज, हर साल हम 3,000 की पेमेंट करके अपना डेट खत्म कर दें।
एनुअल इंटरेस्ट हमारे पास जो आ रहा है वो 12% है, क्योंकि हमें 12% चार्ज करना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर हमें 18,000 पे 12% चार्ज करेंगे तो 2,160 आएगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12% तो 2,160, और इसी तरह 15,000 पे करेंगे तो 1,800 आएगा, और इस तरह हर साल हम चार्ज करेंगे 6 साल तक। अब इस टैक्स की वजह से, इस डेट की वजह से हमें कुछ टैक्स बेनिफिट हो रहा है। ये टैक्स बेनिफिट हमें कितना हो रहा है, ये हम टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करें इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। तो हमारा टैक्स रेट है यहाँ पे आई थिंक 30%, ठीक है। तो हम जितने ये 2,160 है मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 1 माइनस जो हमारा टैक्स रेट है, लेट मी कंफर्म, 30% टैक्स ब्रैकेट है हमारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 30% हमारी टैक्स ब्रैकेट है। तो 2,160 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स 0.3, तो ये तकरीबन 0.27 आ जाएगा 2,160 का। तो हम इसकी सारे के साथ कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमारे पास ये सारे टैक्स बेनिफिट आ गए हैं। हमें इस डेट फाइनेंसिंग की वजह से हर साल इतना टैक्स की वजह से हमारे इनकम जो है वो बच रही है। हम इस टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 12% पे। तो जब हम ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1700। मतलब इस डेट की फाइनेंसिंग की वजह से 1700 की हमें आज बचत हो रही है, बेनिफिट हो रहा है हमारे टैक्स के अंदर, हमारे एक्सपेंस बन रहा है। तो ये भी हमारा एक जो है अर्निंग है या प्रॉफिट है या हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसको प्लस करेंगे, इस बेनिफिट को, बेनिफिट प्लस होगा, कॉस्ट माइनस होगी, ठीक है। तो हमारी जो कैश फ्लोज हैं पहले हम वो लेंगे। हमारे पास कैश फ्लोज आ रही हैं 10,000, तो 6 साल के लिए 16% पे 10,000 की हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ये एनुटी बन जाएगी। हर 6 साल आपको हर साल 10,000 की इनफ्लोज हैं, तो ये एनुटी बन गई। इस पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का फॉर्मूला लगाया तो 36,850 इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। हमें जो 10,000 हर 6 साल में मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 36,850। आउटफ्लो हमारा 30,000 का है। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कैश आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस आउटफ्लो। तो हम इसे 36,850 में से 30,000 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 6,850। अब एवरेज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यानी एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल है, आप अपनी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि आपकी जो नेट प्रेजेंट, इसके अंदर आप ऐड कर देंगे अपने टैक्स बेनिफिट को। जब अगर आप टैक्स बेनिफिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8,550 की एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और इसी के अंदर से अगर हमारे पास जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है जो हमें एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ी वो माइनस करेंगे, -1,000। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 7,550। क्योंकि ये पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होती या कम होती कंपैरेटिवली दूसरे प्रोजेक्ट से तो फिर हम रिजेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन अगर ये इंक्रीमेंट जो आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंट है ये 10,000 की बजाय 8,000 होता तो क्या होता, तो क्या सिनेरियो बनता। तो हम ये सारी जो कैलकुलेशन हमने कैश इनफ्लोज की हैं कि 8,000 से हम करके देखते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है। तो हम ये 10,000 की जगह 8,000 को रिप्लेस करते हैं तो 8,000 पे हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और 8,000 पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो आएगा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ अबाउट 29,000 अप्रॉक्सीमेटली। और ये 29,000 को जब हम इसमें से आउटफ्लो माइनस करते हैं तो नेगेटिवली हम देखते हैं हमारे पास एनपीवी आ रही है। ऑब्वियसली आउटफ्लो ज़्यादा है 30,000 और प्रेजेंट वैल्यू कम है तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है 520। तो यहीं पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट। लेकिन हम अगर इसके एडजस्टेड देखें तो 520 हमारे पास
क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, माइनस का साइन लगा रही हूँ इजीनेस के लिए। 1700 टैक्स बेनिफिट ऐड हो रहा है और 1000 फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो रही है, तो हमारे पास फिर ये पॉजिटिव में आ जाता है 180, पॉजिटिव में 180। अब आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली 8000 पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तो हो सकता है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस की डिफिकल्टी है, हो सकता है मैनेजमेंट इसको एक्सेप्ट ना करे या इन्वेस्टर इसको एक्सेप्ट ना करे, उसके पास हो सकता है ऑल्टरनेटिवली बेहतर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जिनकी एनपीवी ज़्यादा हो, तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। या ये कहा जा सकता है अगर इस प्रोजेक्ट में 10,000 की कैश फ्लो आती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, 8,000 पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी द एनपीवी या एवरेज एडजस्टेड। तो आज के लिए ये हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।